हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 8th के कुछ एनसीईआरटी 1 to 5 एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, फोर्स और प्रेशर चैप्टर के। अगर अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 6 to 10 क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में आपका एक सेकंड क्वेश्चन रह गया था, तो आज उसको एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको ऐसी 2 सिचुएशंस बतानी हैं जहाँ पे किसी वस्तु का आकार बदल जाए, उसकी शेप बदल जाए, कि ऐसा कब हो सकता है। ठीक है, तो पहला आप क्या करें, कोई रबर बैंड है, रबर बैंड लेते हो, आप उसको खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, है ना, आप उसके अपने फिंगर्स के बीच उसको ऐसे खींच देते हो, उसकी क्या होगी, शेप बदल जाएगी। या आप क्ले को क्या करते हो, अपना फोर्स लगाते हो हाथों से और अपनी मनचाही शेप उसमें को दे देते हो। तो ये तो एग्जाम्पल है। यहाँ आपकी मदर आपके लिए रोटी बनाती हैं, चपाती बनाती हैं, तो उसमें भी उसकी शेप आटे की बदल जाती है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल जिसमें शेप बदलती है फोर्स लगाने पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है बेटा आपका, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। एक लोहार है, वो हथौड़े से, एक आपके पास लोहे का गर्म टुकड़ा है, हथौड़े से आप उस हथौड़ा मारोगे जब उसके ऊपर, तो क्या उस पर असर होगा, उसका अफेक्ट क्या होगा, उस जो आपके पास लोहे का टुकड़ा है उस पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाओगे, हथौड़ा उस पर मारोगे लोहे पे, तो क्या होगा, उसकी शेप बदल जाएगी, उसका आकार बदल जाएगा। और जो आप मनचाहा आकार, जैसे आप बनाते हो ना, लोहे की बहुत सी चीज़ें बनाते हो, ठीक है, चाहे कील है, कुछ भी है, आप आयरन की बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हो, घर में भी यूज़ करते हैं कभी की, ठीक है। तो जो मन करे, आप जैसे वो लोहार उसको शेप देना चाहता था, आकार उसको देना चाहता था, तो वो उसको वो दे देगा। ठीक है, तो मेन इफेक्ट क्या होगा, उसकी शेप में चेंज आएगा, उसके आकार में बदलाव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। It was found that the balloon stick to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? अब क्या क्वेश्चन है भाई कि आपके पास एक बैलून है, गुब्बारा है, ठीक है, आपने उसको रब किया एक सिंथेटिक कपड़े से। सिंथेटिक कपड़े जो किसको बोलते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ, जो मैन मेड होते हैं, जो इंसान ने बनाए हैं, ठीक है, लाइक आपका नायलॉन है, रेयन है, ये सब क्या है, सिंथेटिक क्लॉथ। तो आपने उस गुब्बारे को उस कपड़े से रब किया, रगड़ा उससे, तो और आपने फिर उसको जब दीवार के पास लेके गए, वो उस दीवार पे चिपक जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, किस फोर्स की वजह से ऐसा हुआ। तो जब इसका आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा, वो चार्ज आ जाता है और वो चार्ज उस पर अट्रैक्ट करके वो चिपक जाता है उससे। तो आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस व्हाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब क्या क्वेश्चन है कि भाई आपकी पानी से भरी बाल्टी है, ठीक है, आपने उसको पकड़ रखा है अपने हाथ से, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। तो आपको ये बताना है कि भाई उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। जो फोर्सेस सबसे पहले उस पर लग रहे हैं वो क्या होंगे, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि आपने उसको अपने हाथ से पकड़ रखा है तो हाथ की मसल्स यूज हो रही हैं। तो पहला फोर्स कौन सा लग रहा है उस पर, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। दूसरा, उस पर क्या लग रही है, ग्रेविटी। सेकेंड क्या लग रही है, उस पर ग्रेविटी उस पर लग रही है। ठीक है, तो बोथ द फोर्सेज। अब दूसरी बात क्या पूछी थी क्वेश्चन में, भाई पहला तो उसे फोर्स बताने कौन कौन से लग रहे हैं, दूसरा उसने बोला था कि भाई वो फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, मतलब या तो अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, ठीक है, अगर वो चल नहीं रही है, बिल्कुल वैसे ही रखी है, स्थिर रखी है, तो क्या हो कि वो चलने लग जाए। ठीक है, या कोई चीज़ मोशन में है, चल रही है, वो रुक जाए, या उसकी दिशा बदल जाए, या उसका आकार बदल जाए, शेप बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए, तो वो होती है स्टेट में चेंज आना। लेकिन इनमें से कुछ भी देखने को नहीं मिलता जब आप बकेट ऐसे पकड़े हुए अपने हाथ से।
तो ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न क्या था जब हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है, दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हैं तो वो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं लाते हैं, कोई बदलाव नहीं आएगा उसकी स्टेट ऑफ मोशन में। कहने का मतलब इस बकेट को अगर आप देखें, भाई बकेट पे आपने ऊपर से फोर्स लगा रखा है अपने हाथ से, नीचे इस पे क्या लग रही है, ग्रेविटी, ठीक है, तो दोनों क्या लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस इक्वल करके एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, तो ओवरऑल क्या लग रहा है, उस पर तो ज़ीरो हो गया, ऊपर वाले ने नीचे वाले को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। सो इस वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता। तो आंसर क्या होगा आपका कि बोथ द फोर्सेज डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज बोथ ऑफ दैम आर एक्टिंग इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, दोनों बराबर हैं और उल्टी दिशा में लग रहे हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है आपका, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड। भाई रॉकेट को लॉन्च किया है, ठीक है, आपने रॉकेट को लॉन्च किया तो आपको फोर्स बताने हैं कि इस पर कौन से लग रहे हैं। तो जब रॉकेट ऊपर जाएगा, द फोर्सेज दैट एक्ट व्हेन अ रॉकेट लीव्स, क्या होगा भाई, ऊपर जा रहा है तो अर्थ उसको, जो धरती है वो उसको अपनी तरफ खींचेगी एक तो उस पर एक तो कौन सा लग रहा है, एक उस पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की तरफ उस पर लगेगा, ठीक है। दूसरा वो हवा में से जा रहा है, ऐसे ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो आपको पता है एयर का क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो एक उस पर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो एक उसका फ्रिक्शन, जो उसकी, भाई रॉकेट अगर इस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है रॉकेट आपका, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा उससे, उल्टी दिशा में, अपोजिट लगता है ना, उल्टा लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स, हवा का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी उल्टी दिशा में, और नीचे की तरफ उस पर लगेगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दो फोर्स उस पर लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन कि व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्ड इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of dropper is due to, अब भाई क्या देखते हो आप, आपके पास ये नोजल होता है ना, ड्रॉपर होता है आप लोगों के पास, इस ड्रॉपर को आपने सबने देखा होगा, दवाई पीते हैं उसमें भी आता है कई बार, तो क्या करते हैं भाई हम, आपने क्या किया, आप उस पर क्या कर रहे हो, आपने उसको जब नोजल को, उसके ऊपर से जो रबर सी होती है, आप जब उसको दबाते हो तो उसमें से जो एयर है, अब इसको पानी में जब दबाओगे तो आपको क्या लगता है, ऐसे बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती हुई लगती है एयर, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर आपको बताना है। हाँ जी, तो आपका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आप क्या देखेंगे, उस ड्रॉपर के अंदर पानी ऊपर चढ़ने लग जाता है, तो रीजन क्या होगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट कर सकते हो। एंड यस, आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो कि मैं आपको कराऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।